हेलो दोस्तों, अभी हम एक नए वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए यूपीपी और यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी या फिर लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस के जो हिंदी होता है, हिंदी में जो आपका चैप्टर होता है वर्णमाला। तो अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हम लोग इसी पर क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से देख भी लेना है, समझ भी लेना है। आज मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा, जिससे आपको समझने में और ढेर सारी आसानियाँ होंगी। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो क्वेश्चंस की रिपीटिंग है, अर्थात ये जो क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो है इसी पर वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप आसानी से एग्ज़ाम को हल कर सकें। एक छोटी सी शायरी से शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना भी ज़रूरी होता है। लोग अक्सर नौकरी के पीछे दीवाने हैं। तो भाई साहब, नौकरी करना भी आसान नहीं होता है, ठीक है? नौकरी करना आसान नहीं होता है दोस्त। घर आने से ज़्यादा घर चलाना ज़रूरी होता है ना? जीवन का रफ्तार है, अगर नहीं चलेंगे तब भी दिक्कतें हो जाएँगी। कहते हैं कि नौकरी कभी आपको भूखा मरने नहीं देती। नौकरी क्यों करना चाहिए? कहते हैं नौकरी कभी आपको भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन यह कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। क्यों हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी पॉइंट पर, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन-सा है? तो कंठ वर्ण की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके पास ए है, ऑप्शन आपके पास बी है, सी है और डी है। तो जैसा कि ऑप्शन आपके पास पता है कि आपका आंसर जो होने वाला है वो बी है। तो कंठ वर्ण जो होता है ये आह, ह और विसर्ग होते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि हाँ, ये कैसे होते हैं, तो मैं आपको मैं बता भी दे रहा हूँ कि ये कैसे किया था। तो अभी इसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कंठ वाला है, ठीक है? कंठ में छोटा आ देख रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटा आ, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कंठ जो है, ये देखिए आप, कंठ वाला जो अक्षर है ना? कंठ वाला जो अक्षर है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ये कंठ वाला अक्षर है, ठीक है? कंठ में से कौन-कौन सा अक्षरों को उच्चारण किया जाता है? तो छोटा आ, बड़ा आ को किया जाता है, ठीक है? और छोटा बड़ा हो गया आ। लेकिन ध्यान रखना, इनको खंड से उच्चारित किया जाता है। एक है का भी है, खा भी है, गा, घा और रा। ये सारे किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से, ठीक है? तो इसमें आप इसमें देखिए, ओष्ठ से किसको बोला जाता है? तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ओष्ठ से बोला जाता है। और एक यहाँ पर भी है ओष्ठ, ठीक है? ओष्ठ से बोलने के लिए इसको पा, फा, बा, भा, माँ कहते हैं, ठीक है? पा, फा, बा, भा, माँ, ये किससे उच्चारित होते हैं? तो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है? आपको इसको ध्यान रखना है। तो हम आपको इसे पॉइंट में बताते रहेंगे, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है, ठीक है? दंत दांत से किससे बोला जाता है? तो आपको पता है कि ता, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ठीक है? तो ये क्या है? दंत से उच्चारित होने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके पास कि या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालु से। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इनका उच्चारण जो स्थान होता है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो आपको प्रश्न करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है? जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारे पास एक चार्ट है, और इस चार्ट में आपको हम दिखाने वाले हैं कि कौन से अक्षर को कहाँ से उच्चारित किया जाता है, ठीक है? तो ये देखिए आपके पास आ गया, है ना? तो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस अक्षर को का उच्चारण हम लोग किस स्थान से कर सकते हैं, है ना? ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, है ना? जैसे दिखाई दे रहा, ये हो गया आपके पास, ठीक है? अब इसमें आप देखेंगे तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? कि किन अक्षरों का उच्चारण लोग कहाँ से करते हैं, ठीक? तो ये आपके पास है। अब हम आपको इसको वन टू वन स्टेप से आपको बताते हैं, ठीक है? वन टू वन स्टेप से आपको बताते हैं कि किन अक्षर का उच्चारण कहाँ से किया जाता है ना?
तो ये देखें आप इसमें कि कंठ का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, ठीक है। कंठ जो अक्षर है, कंठ का जो अक्षर है, ठीक है, कंठ जो है ये इससे कौन कौन से अक्षर उच्चारित होते हैं, तो छोटा आ, बड़ा, ठीक है, और आ। ध्यान रखना है कि इसको ह्रस्व भी कहते हैं, ठीक है। किसको किसको, छोटा ऊ, छोटी ई, री और छोटा ऊ को, है ना, छोटा आ, छोटी री और छोटा ऊ को क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, है ना। उसके बाद इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, ए आई ओ औ, बड़ा ऊ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये क्या होता है, मौखिक स्वर होते हैं, निरनासुक, छोटा आ और बड़ा आ और छोटी ई, ये होते हैं अनुनासिक स्वर, आ ई, ठीक है, ये होते हैं। ध्यान रखना है इसमें आपको कुछ पॉइंट को, जैसे कि लिखा गया है आपके पास कि जो है, ठीक, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो है मूर्धन्य अक्षर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको देखा तालव्य, तालव्य क्या होता है, जो मुंह के भीतर की जो छत होती है, छत का जो पिछला भाग होता है उनसे उच्चारण किया जाता है। तो किसको किसको उच्चारित किया जाता है, छोटी बड़ी, है ना। मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है जिससे हम लोग री का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि री का उच्चारण किससे होता है, तो री का उच्चारण भाई साहब मूर्धन्य से होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंठ तालव्य किसे कहते हैं। तो कंठ तालव्य जो होता है, कंठ और तालु को मिला के कंठ तालु बनता है। इसका उच्चारण हम लोग ए आई को करते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य से किसका उच्चारण करते हैं, ए और आई से। और यहाँ होता है कंठोष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ का उच्चारण कैसे करेंगे, तो कंठोष्ठ मतलब कान, ओष्ठ से, और कंठ मतलब कंठ से आपको बोलना होगा, ठीक है। जो गले की आपकी टुड्डी टाइप की होती है इसको ओ आओ का उच्चारण करते हैं, है ना। और ओष्ठ से छोटो बड़ो, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाते हैं। आप इसमें देखेंगे तो कंठ का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये तो स्वरों का उच्चारण हो गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है, किन किन स्थानों से किया जाता है। तो अगर हम लोग व्यंजनों के उच्चारण की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कंठ से किस अक्षर को उच्चारण किया जाता है। तो कंठ से उच्चारण किया जाता है का वर्ग के जितने अक्षर आते हैं, ठीक है। ये का वर्ग का जितना अक्षर आता है हम लोग कंठ से उच्चारित करते हैं। उसके बाद आपका आता है तालब से। तालब का मतलब होता है कि तालु मुंह के भीतर की जो छत का पिछला भाग होता है उसे तालब कहते हैं। तालु मुंह के पीछे का जो पिछला भाग होता है तालब कहते हैं। तो चा वर्ग के जितने अक्षर आते हैं, ठीक है। मूर्धन्य, है ना, मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत को अगला भाग कहते हैं। इसमें टावर के जितने अक्षर आते हैं उतारे आ जाते हैं। दंत मतलब दांत के निकट जो अक्षर बोले जाते हैं, ठीक है, उनको दंत कहा जाता है। तो ता था दा धा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी यही पूछा था आपसे। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब जो ओंठ से बोले जाते हैं, पापा बाबा माँ। तालब जो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है जिसमें बड़ा सा और या को उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखने इस बात को आपको, ठीक है। वर्तस्य दंत और मसूड़े के स्थान से सा र ल, ठीक है। और दंतोष्ठ दांत के ऊपर के दांत और निचला ओंठ जिसको हम लोग वा से उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसी चार्ट में हम आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं कि इसी चार्ट में आप एक चीज़ और समझने का प्रयास करेगा, ठीक है। एक ही चार्ट में हम आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका अघोष, ठीक है। क्या होता है, अघोष होता है। तो अघोष किसे कहते हैं, जो पहला वाला वर्ग होता है इसको पहला वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको पहला वर्ग कहा जाएगा और इसको क्या कहा जाएगा, पहला वर्ग और तीसरा वर्ग, ठीक है। पहला वर्ग और ये हो गया, दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये आपका हो गया अल्पप्राण और ये आपका हो गया अल्पप्राण, ठीक है। ये हो गया आपका अल्पप्राण। तो आपको ये ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि कौन कौन से अल्पप्राण हैं और कौन कौन से महाप्राण हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको इस पॉइंट को रटना है तो सबसे अच्छे टेक्निक ये है कि आपको याद कर लेना है। एक, आपको तैयार क्या करना है, किस तरह करना है कि एक हो गया, और ये हो गया दो हो गया, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच। तो मेरे दोस्तों एक और तीन और पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच क्या होते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आपको मेरे दोस्तों याद रखना है क्या कि एक और तीन क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद आपका दो चार जो होता है, दो चार ये क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हाँ कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण।
तो इसके लिए आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि भाई 1 3 5, ठीक है। क्या याद करना है आपको? 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। कैसे याद करना है कि 1 3 1 3 5, 1 3 5 क्या होते हैं? 1 3 5 जो होता है ये अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण होता है। और 2 4 क्या होता है? महाप्राण होता है, ठीक है। तो हिंदी वर्ग वर्णमाला के जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्पप्राण कहते हैं। जबकि जबकि जो दूसरा होता है और जो चौथा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाप्राण। तो मेरे दोस्तों, तुम्हें इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में अपने सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है अघोष। क्या आता है? अघोष आता है। मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है, अघोष, ठीक है। एक हो गया अघोष, एक हो गया अघोष, ठीक है। क्या हो गया? अघोष हो गया। तो पहला और दूसरा क्या होता है? वर्ग जो होता है वो अघोष होता है। पहला दूसरा वर्ग क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। मेरे दोस्तों, इसमें आपका तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? ये होता है आपका सघोष, ठीक है। ये आपको क्या करना है? रट लेना है कि जो वर्ग होते हैं, पहला वर्ग और जो दूसरा वर्ग है, ये वाला वर्ग क्या होता है? अघोष होता है। और उसके बाद जो ये वाला वर्ग होता है और ये वाला वर्ग होता है, ये वाला वर्ग होता है, इसको क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं, ठीक है। मेरे भाइयों, इस पॉइंट को अगर आपको समझ में आया है तब ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। कहता है कि पा फा बा भा व्यंजन होते हैं। पा फा बा कैसे होते हैं? अभी जैसे हमने कहा ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, तो जिससे आप जब बोले, उच्चारित करते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती हो। तो ध्यान रखना है कि सा, बड़ा सा, छोटा सा और हा, इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आती है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब जैसा कि हमने कहा कि भाई बड़ा सा है, खष्टी सा है, छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हाँ, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें ये ऊष्म व्यंजन हो गया, ये ऊष्म व्यंजन हो गया, ये ऊष्म व्यंजन हो गया, परंतु ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो अर्थात ये वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? फिर वही प्रश्न आ गया, एग्जाम 2000 सिपाही में पूछा गया था, आबकारी सिपाही में पूछा गया था। तो ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, छोटा, ऐसे सा, छोटा सा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? कहता है कि संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन क्या किससे बनता है? तो जैसा कि आपके पास ऑप्शन में दिखाया गया है कि गा और जा, गा न, जा या और काया। कहता है ज्ञा, ज्ञा, है ना। तो भाई देखो, पहली बात तो हमने जैसे आपके उस दिन बताया था कि छा जो होता है, ये वाला छा, ये छा किससे किससे बनता है? तो आधा का और छा से, ठीक है। वैसे ही ज्ञा जो बनता है, ये बनता है आधा ज और न्या से, ठीक है, न्या से बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना है, व्यंजन कह रहा है, ठीक है। व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है मेरे भाइयों, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखो, छा है, त्रा है, श्रा है, ठीक है। तो और इसमें है कौन सा नहीं? तो इसमें भाई साहब खष्टी सा नहीं है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि छा जो होता है ये आधा का और छा से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने भी आपको बताया कि भाई साहब त्रा जो होता है ये आधा ता और रा से मिलकर बनता है। और अभी हमने आपको बताया कि जो श्रा होता है ये बड़ा श और रा से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? रा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाइयों कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियाँ होती हैं? वर्ण लिपि की बात कर रहा है तो 52 वर्ण लिपि की लिखित रूप से पूछ रहा है। लिखित रूप से कितने हमारे पास हैं? 52 है। और नहीं तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? तो मेरे दोस्तों, अंक पूछ रहा है। अंक और आहा हमने कहा अयोग्यवा होते हैं। तो मेरे भाई अंक को क्या कहा जाता है?
अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आ को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। हमने आपको इसको पिछले वीडियो में बता रखा है। मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है आपके पास, जा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई कि दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो मेरे भाइयों दंतोष्ठ ध्वनि अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि जो दांत से उच्चारित होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्तों, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो तब क्या कहलाती हैं? तो उसको कहते हैं युग्मक ध्वनि कहते हैं। मेरे भाई वर्णरक्षक में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मेरे दोस्तों का वाले पद पे, कौन वाले, का चा पद में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कीड़ा का विवरण क्या माना गया है? तो भाई साहब पहली बात है तो अल्पप्राण है, सघोष हैं, लुंठित हैं और वर्त हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट को। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे दोस्तों तो अगला प्रश्न आपके पास आया हुआ है कि स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा ये खा वाला ऑप्शन होगा। खा वाला ऑप्शन है जो जिसको हम लोग कहेंगे ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है और अघोष भी है, महाप्राण है, जैसा कि हमने आपको पीछे हमने बता भी रखा था। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतास व्यंजन ओस व्यंजन कौन से हैं? सीधी सी बात है ना। तो वर्ण कितने हैं? कहता है अंतास व्यंजन और ओस वर्ण कितने हैं, है ना। देखो फंसाने लगा, अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि अंतास व्यंजनों की जो संख्या है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपसे इस पर बात, ये इसमें हमने दिखाया है, इसमें आपको इस पॉइंट में हमने आपको बता दिया है कि कौन कितने सघोष हैं और अघोष हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ी सी इस पर पहले बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं इस पर। ठीक है, जैसे देखिए अघोष व्यंजन कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सा, अघोष और ये हो गया सघोष। तो प्रथम जो हिंदी वर्णमाला की जो पहला वर्ग होता है, का वाला वर्ग होता है, चा वाला वर्ग होता है, टा वाला वर्ग होता है, ता वाला होता है और पा वाला होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊष्म। इसमें हा को भी लिया जाता है परंतु यहाँ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हा को क्या माना गया है, सघोष माना गया है। ठीक है, तो भाई साहब जरा ध्यान समझिएगा, जो प्रथम वर्ग है, जो द्वितीय वर्ग है और जो तृतीय वर्ग है, ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो है इसको क्या मान के रखा गया है, इसको माना गया है अघोष। ठीक है, सघोष किसे माना गया है, तृतीय वाले को, चतुर्थ वाले को, पंचम को, इसको क्या माना गया है, सघोष माना गया है। तो का वाला वर्ग जितना हो जाएगा, ठीक है, और द्वितीय वाला। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, इनको क्या माना गया, अघोष माना गया। यार अलावा हा को क्या माना गया है, सघोष माना गया है। ठीक है, इसमें जितने स्वर हैं उनको भी क्या माना गया है, सघोष माना गया है। कुल ध्वनियाँ कितनी हो जाती हैं, 35 हो जाती हैं। तो सघोष में एक दो और 5 और इसमें 2 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में हमारी एक चीज़ें और आती हैं, जैसे हमने भी बताया कि आपके पास वर्णमाला के जो व्यंजन हैं इनके भी कुछ खेल अपने होते हैं, इनके भी खेल निराले ही हैं, समझ ले। ठीक है, ठीक है, इनके खेल निराले हैं। जैसे कि हमने कहा कि 4 होते हैं क्या चीज़ इनके, अंतास व्यंजन, और 4 क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। कुल मिला कितने हो जाते हैं, 8। तो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता है कि कालक के वर्ण कौन से होते हैं। कालक वर्ण को हा को क्या कहा जाता है, का काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो आपके बीच आता है ज। ठीक है, कौन सा आता है, ज अक्षर आता है। ध्यान रखना, आपको बोलना नहीं है, फंसाने के लिए पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है सघोष, सघोष जो होता है ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर क्या है, व्यंजन नहीं है। ठीक है, व्यंजन नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाइयों कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का विकर्ण उसमें क्या स्थान होता है, ठीक है। तो का का तल्य, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, जो तालु से नहीं बोले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों का कंठ है, ठीक है, आपको जैसा कि मैंने बताया गया है ये कंठ है, कंठ है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, तो कंठ से करते हैं, अभी मैंने आपको नेक्स्ट पहले ही बता रखा है इसमें, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है लेकिन इसमें से कौन सा अयोग्यवाह वर्ण है, तो अयोग्यवाह है, सीधी सी बात है, अंक और आह को, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है बार बार, ठीक है। ये बहुत ही हॉट प्रश्न है, बार बार पूछता मेरे दोस्तों। कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लोगों को नहीं पता होता। भाई साहब रात नहीं ख्वाब बदलता है, भाई साहब रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, और जज्बा रखो जीतने की क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है मेरे दोस्तों। इस दुनिया में सभी आलस से भरे हुए हैं, लेकिन अगर तुम आलसी बनोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाइयों। एक नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतास्थ व्यंजन नहीं है। अंतास्थ व्यंजन नहीं मेरे भाई, हाँ अंतास्थ नहीं है, ये ऊष्म है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यारा लावा व्यंजन किसे कहते हैं, तो मेरे भाइयों यारा लावा को क्या कहते हैं, अंतास्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आपको। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, ये देखो बहुत एग्जाम में आया हुआ है, बार बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी हॉट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट में नहीं समझ में आया हो तो मैं इस पर एक चर्चा और से आप करता हूँ। आपको मैं इसमें अपने ग्राफ के माध्यम से बताने, ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये तो ये वाला नहीं है ना, ये नहीं है। नेक्स्ट है गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेरे सारे हैं इसमें आ जाते हैं। तो जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो है ये मुख होता है, ठीक है, ये क्या है, मुख है। और मुख में जो है आपको पता होगा कि भाई कौन से अक्षरों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इसको कहते हैं मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मूर्धन्य कहते हैं। ये बाण मूर्धन्य क्या हो जाता है, ये दंत हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है, जीभ हो जाती है, ये स्वर यंत्र होता है, कंठ इसको कहते हैं, श्वास नली होता है, यहाँ से संघर्षी वर्ष निकलते हैं, ये कोमल तालु होता है, ये ऊपर वाला भाग का तालु होता है, ये ऊपर इधर आगे वाला कठोर तालु होता है, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये सारी चीज़ें आपको इस चित्र में मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको कुछ और दिखाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ कि मेरे हैं या नहीं है, तो लगता है मेरे दोस्तों ये है नहीं, ठीक है। इसको क्या है, हाँ ये दिया गया है इसमें दिया गया है, आपको दिखाई देगा। आघोष किसे कहते हैं, कहते हैं कि इन ध्वनियों की उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं का कंपन नहीं होता है। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं करते हैं उनको आघोष कहते हैं। और इसमें जैसा कि आपको दिया है मेरे भाइयों, इसमें दिया हुआ है कि जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग है और बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा ये क्या है, आघोष है ना। आघोष ध्वनियों की संख्या 33 होती है, जबकि सघोष या घोष कहते हैं इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है और प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ पंचम और षष्ठम अर्थात चतुर्थ तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग में आते हैं। यार अलावा सभी सघोष होते हैं। इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है प्लस 11 कुल मिला के कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये भाई साहब ये कहाँ चले जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे वीडियो लग रहा है। इसके साथ साथ में आप चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपको जो है इसमें आपको कोई चार्ज वार्ज नहीं पड़ता है फिलहाल। और लाइक कर देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो मेरे भाइयों अब एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रश्न आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से है। भाई साहब उस व्यंजन भी पूछ रहा है, तो बड़ा सा खर्चा छोटा था, यूपीपीसीएस में आया 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हॉट प्रश्न है, सारे प्रश्न जो हॉट प्रश्न होते हैं आपको पते होने चाहिए, ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो भाई साहब उन्हें
आघोष कहते हैं। हमने कहा ना अभी अपने स्वरतंत्र का एक कंपन नहीं करते, कोई सांस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य होती हैं? तो ये दोस्तों टाठा डाडा ढ सा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ एग्जाम में है 2021 में। मेरे भाइयों, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो महाप्राण किसमें नहीं हुआ है? तो जोगन, जोगन में महाप्राण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है मेरे भाइयों, हर्ष दीर्घ में प्लुत किसके किसके प्रकार के होते हैं? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो हर्ष दीर्घ और प्लुत किसके बराबर माने जाते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक संधि भी माने जाते हैं, व्यंजन भी माने जाते हैं, स्वर भी माने जाते हैं। ठीक है तो मेरे भाइयों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? भाई साहब संयुक्त स्वर की बात कर रहा है तो इसमें आपको पता होना चाहिए ए और आई। ए आई जो है ये संयुक्त स्वर है। ठीक है इसको हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, आप पहला अगर पॉइंट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो मेरे भाई, अगर आपको मेरे सारे 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया PQ में, है ना, MCQ टाइप में, तो भाई साहब ये प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और एग्ज़ाम में आने का मतलब ये हो जाता है कि भाई साहब आपको ये बार बार आपको देख लेना चाहिए। ठीक है और बार बार देखने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन से प्रश्न में क्या आंसर होता है। ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है तो हिंदी वर्णमाला में मैं कम से कम आपसे 200 लगभग क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आप अगर बार बार इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ मुझे कोई अलग चीज़ें नहीं पढ़नी। तो मेरे दोस्तों, एक मैं आपको सारी सुनाकर अपनी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। कहते हैं कि रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि किसी किस्मत पर। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कौन सा पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है तो आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हिंदी वर्णमाला में आपकी सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि आप उसको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिए, ज़्यादा ज़्यादा रटने का प्रयास मत करिए। जो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं उसको आपको रट लेना चाहिए, है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक एक लाइन का जो क्वेश्चन का आंसर होता है मैं उसको भी आपके पास जो है समझा दूंगा कि एक लाइन का क्वेश्चन और एक लाइन में ही उसका आंसर। ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, समथिंग मैं आपको दिलाऊँ 50 क्वेश्चन अगर मैं आपको दिला दूँ तो भाई सब 50 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है तो उसको एक एक लाइन में हम आपको समझा देंगे। ठीक है तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, एंड थैंक फॉर वॉचिंग।